नमस्कार प्यारे मित्रों, सुप्रभात। मिले हैं हम फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा पे। मित्रों, निरंतर अपना अध्याय चल रहा है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। ये रहा आपका अध्याय नंबर कितना था? अध्याय नंबर था 9। कल थोड़ी बहुत जानकारी ली थी कि विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता क्या होती है। वाणिज्यिक पत्रकारिता पढ़ ली थी, खेल पत्रकारिता पढ़ ली थी, 2-3 पत्रकारिता और बची है, उसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी अपने प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अपने जान लेते हैं किसके बारे में? पत्रकार के बारे में। क्योंकि देखो, विविध क्षेत्रों में जो पत्रकारिता होती है उनके लिए आपको पता है अलग अलग पत्रकार चाहिए। तो हालांकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पूछा नहीं जाता, लेकिन मुझे लगता है ये कहीं पर भी आ सकता है। और ख़ासकर एनसीईआरटी में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है। आरबीएससी को अगर छोड़ दिया जाए तो एनसीईआरटी में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है पत्रकार। कितने प्रकार के होते हैं पत्रकार? मित्रों, होते हैं 3 प्रकार के। पहला तो है पूर्णकालिक। कौन सा कालिक? पूर्णकालिक। अगर पूर्णकालिक की बात करें तो ये वो पत्रकार होते हैं, लिख देते हैं, वे पत्रकार जो किसी समाचार संगठन से ये हटा देता हूँ, ये 1 नंबर है आपका। पूर्णकालिक वे पत्रकार जो किसी समाचार संगठन से लंबे में कर देना है, यहाँ में लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं, लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं। ठीक है, बढ़िया होते हैं, शाबाश। और वहाँ विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित, से जुड़े समाचार लिखते हैं। इसके अलावा इनकी एक और महत्वपूर्ण बात है, इनका क्या होता है? निश्चित क्या होता है? मानदेय होता है। मानदेय क्या होता है? निश्चित होता है। नंबर 2 होता है मित्रों अंशकालिक। और अंशकालिक कौन से होते हैं? अंश का मतलब छोटा, थोड़ा, ठीक है। तो इसमें कौन से पत्रकार आ जाएंगे? जो किसी भी समाचार संगठन में कम समय के लिए, क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। और अपने क्षेत्र से संबंधित समाचार लिखते हैं।
ये हो गया। मानदेय निश्चित होता है, मानदेय, तो मैं भूल गया मुझे लगता है। नेक्स्ट आता है अंतिम, वो होता है फ्रीलांसर। कौन सा? फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का अर्थ होता है साथियों स्वतंत्र। अब इसमें वे पत्रकार आ जाते हैं जो किसी समाचार संगठन से नहीं जुड़े होते, समाचार संगठन से नहीं जुड़े होते। किसी समाचार संगठन से नहीं जुड़े होते, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इतना याद रख लेना, समझ लो इस चीज को। देखो, समाचार संगठन में लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं, वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े समाचार लिखते हैं, जैसे कृषि पे आधारित हो गए, राजनीति पे हो गई, खेल पे हो गई, तो उनके लिए अलग अलग क्या रहते हैं, पत्रकार रहते हैं, और वो पूर्णकालिक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक तो निश्चित मानदेय होता है, दूसरा वो लंबे समय के लिए क्या रहते हैं, उस पर नियुक्त रहते हैं, तो वो क्या होता है, पूर्णकालिक होता है, वो हटते नहीं है वहाँ से। अगर बात करें अंशकालिक की, तो थोड़े समय के लिए मान के चलिए कोई कृषि से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध या मुख्य जो घटनाएं हैं, मुद्दा ऐसा उठा है, तो उससे संबंधित क्या कर लिया जाएगा, एक जो पत्रकार है उसको हायर कर लिया जाएगा, उसे बता दिया जाएगा भाई साहब हम आपको 2 महीने के लिए नियुक्त कर रहे हैं और आपका ये मानदेय निश्चित रहेगा। तो वो क्या करेगा, उस कृषि से संबंधित ही क्या लिखेगा, समाचार लिखेगा। फ्रीलांसर की बात करें, ये स्वतंत्र होता है, ये अपना खुद का समाचार लिखता है, कोई भी क्षेत्र विशेष का। अब ये क्या करेगा कि कोई भी पत्रिका है, कोई भी समाचार पत्र है, उसके पास जाएगा, साहब कि ऐसा है कि मैंने ये समाचार लिखा है, अगर आपको उपयोगी लगता है तो आप ये छाप दीजिए। तो ये अपने आप में स्वतंत्र होती है और संगठन से नहीं जुड़े होते। इनको क्या होता है कि अपना आर्थिक फ़ायदा देखना होता है, ये अपने बौद्धिकता से क्या करेंगे, समाचार लिखेंगे किसी भी क्षेत्र से संबंधित, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है। तो एक पत्रिका के पास गया, वो कहेंगे जी 3,000 में हम खरीद लेंगे। अब वो कहेगा जी मैं उस समाचार पत्र के यहाँ गया था, वो तो कह रहा था हम आपको 7,000 दे देंगे, भाई आप देख लो 8,000 दो, तब तो मैं देखूँ, कोई ना 8,000। तो ऐसा करके ये सिस्टम चलता रहता है। तो ये तो हो गया पत्रकार के बारे में। ये है आपकी कौन सी, फिल्म पत्रकारिता। बस छोटा सा है, फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि सबसे पहली चलो ये ठीक है, चलो पहले देखते हैं फिल्म पत्रकारिता है क्या। मित्रों, फिल्म निर्माण से लेकर उसके प्रदर्शन तक के प्रभाव से संबंधित फिल्म निर्माण से लेकर उसके प्रदर्शन तक के प्रभाव से संबंधित पत्रकारिता को फिल्म पत्रकारिता कहते हैं। फिल्म पत्रकारिता कहते हैं। एक चीज और याद रखना, फिल्म मनोरंजन, दंतमंजन नहीं है, फिल्म मनोरंजन के साथ साथ आदर्श
समाज का निर्माण करती है। निर्माण करती है। मित्रों, पहले की बात अलग थी कि जब अपने स्वतंत्र नहीं हुए थे तो महात्मा गांधी जैसे, जवाहरलाल नेहरू जैसे, उनके नाम लेना भी दंडनीय अपराध था। तो फिल्म निर्माण करने में लोग हिचकिचाते थे, लेकिन धीरे धीरे समाज की कुरीतियाँ दूर हुई। लोगों की जो सोच थी फिल्मों के बारे में वो धीरे धीरे दूर हुई थी, और आज वो आदर्श समाज का निर्माण कर रही है। ये बात हो गई। इसके बाद में दूसरी चीज क्या हो जाएगी? फिल्म से जुड़े हुए उनके निर्माता, व्यक्ति, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्रियां, फिल्म से जुड़े हुए उनके निर्माता, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, निर्देशक हो सकता है, अभिनेता हो सकता है, अभिनेत्रियां हो सकती है, अभिनेत्रियों से संबंधित उनके व्यक्तित्व, कृतित्व से जुड़े समाचार फिल्म पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। फिल्म पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये हो गया फिल्म पत्रकारिता के बारे में बड़ी बड़ी बातें। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखना कि सबसे पुरानी जो फिल्म से संबंधित पत्रकारिता है, पत्रिका है, समाचार पत्र है, कौन सा माना जाता है? रंगभूमि। कौन सा माना जाता है? रंगभूमि। ये याद रखना आप। कब प्रकाशित हुई? 1932 से। संपादक कौन थे? श्री लेखराम। कौन थे? श्री लेखराम। ये क्या थे? संपादक इस पत्रिका के। और पूछ लिया जाए तो ये पत्रिका कौन सी थी? साप्ताहिक। ये भी याद रखना आप, कौन सी पत्रिका थी ये? साप्ताहिक थी। देखो, वैसे तो फिल्मों से जुड़े हुए बहुत संगठन हैं, लेकिन अगर आपसे सबसे पुराना संगठन पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा? सबसे पुराना संगठन वो होगा बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन। ये क्या है? सबसे पुराना संगठन माना जाता है, सबसे पुराना। और ये कहाँ का है? कोलकाता। कहाँ का? कोलकाता का है। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक तो आपने देख लिया। अब क्या क्या जानकारी होनी चाहिए मैं वो और बता देता हूँ आपको फटाफट। जड़ देनी सी जानकारी क्या होनी चाहिए? एक, अगर आप पत्रकारिता कर रहे हो फिल्मों से संबंधित, तो उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो फिल्म इतिहास के साथ साथ चित्रकारी, साहित्य, कला, संगीत
का अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा फिल्म निर्माण प्रक्रिया का पता होना चाहिए, प्रक्रिया का पता होना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक स्थिति का पता होना चाहिए, फिल्म पृष्ठभूमि का पता होना चाहिए। ये सब चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए भली प्रकार से। ये हो गई आपकी फिल्म पत्रकारिता। नेक्स्ट चलते हैं अगली पत्रकारिता पे। अगला आ गया है कौन सा? अपराध पत्रकारिता। कौन सी था? अपराध पत्रकारिता। पहले समझ लेते हैं अपराध पत्रकारिता क्या होती है। सीधे सीधे आ जाए तो आपको क्या बताना है? कानून का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन या कानून के विरुद्ध कार्य करना, अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध की श्रेणी में आता है, ये याद रखना। और समाज में आपको पता भी है, समाज में प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। पता है ना, समाज में प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं होती है। बीच में चेन स्केचिंग वाला चला था, ये एक तरीके से डकैती के अंतर्गत आ जाता है, ये अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। बीच में वो चला था कि काला कच्छारा है उठा के ले जाएगा, दूसरे काले कच्छारे ले जाएंगे उठा के, उस दौरान आ जाइए टावर ना ऊंड रहा रखा है, काला कच्छारा आ गया। तो ये सब जो घटनाएं होती है वो समाज में प्रतिदिन चलती रहती है, किसी न किसी रूप में वो अपराध के अंतर्गत आ जाते हैं। देखो, और इन घटनाओं से संबंधित समाचार अपराध पत्रकारिता कहलाता है। अपराध पत्रकारिता कहलाता है। बस ये याद रखना इतना। अब मान के चलो चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, चोरी हो गई, डकैती, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, बलात्कार आदि अपराध पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट हत्या भी आ जाएगा इसमें। हत्या भी आप बता सकते हो, हत्या। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको क्या जानकारी होनी चाहिए? एक अपराध पत्रकारिता में आप जा रहे हो तो जानकारी तो होनी चाहिए
अब खेल पत्रकारिता वाले को भेज दे, मर्डर करते ही भाई मारे बोझा चौको बाउंड्री पर जय बात, फिर वही बात। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कानून की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, कानून की, अदालत की, पुलिस की सामान्य जानकारी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा खोजबीन के लिए पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी, ये याद रखना आप, ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कौन सा, विज्ञान पत्रकारिता। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं, विज्ञान पत्रकारिता क्या है। विज्ञान पत्रकारिता, ठीक है, आपको पता है आज का युग कौन सा युग है, विज्ञान युग है। और इसी के कारण वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित उनकी खोज, उपलब्धि, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित उनकी खोज, उनकी उपलब्धि आदि कौन से क्षेत्र में आ जाएगी, विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आ जाएगी, विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आ जाएगी। आती है। ठीक है, ये हो गया। क्या क्या चीज आ सकती है आप बता सकते हो। उपग्रह प्रक्षेपण किसके अंतर्गत आ जाएगा, विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत। जैसे आपको पता है पीछे की घटना, सब देशों के लगभग अपने अपने वो होते हैं, क्या कहते हैं उसे, जैसे नासा हो गई, जो विज्ञान टेक्नोलॉजी के संस्थान होते हैं, अपने इसरो है, अमेरिका का नासा है, तो सब अपने अपने उपग्रह प्रक्षेपण करते हैं। लेकिन भारत ने एक कीर्तिमान रचा कि एक साथ 118 के लगभग उन्होंने क्या भेजे एक साथ उपग्रह, तो वो एक तरीके से क्या है, नई खोज तो है। ठीक है, इसके अलावा मौसमी बीमारियों के इलाज के प्रयास किसके अंतर्गत आ जाएंगे, विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके लिए इसके अलावा फलों व सब्जियों के अधिक उत्पादन के लिए किए गए क्या रासायनिक प्रयोग
प्रयोग, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज इसके अंतर्गत आ जाएगी। इसके अलावा बाढ़, भूकंप, वृक्षों के काटने से वातावरण पर प्रभाव, ये जितने भी, इनसे जितने भी संबंधित क्या होते हैं, समाचार होते हैं, वो किस में आ जाएंगे, विज्ञान पत्रकारिता में आ जाएंगे। जैसे हाल ही में कोविड-19 के लिए क्या नई नई वैक्सीन बनाई जा रही है, स्पुतनिक आ रही है, और वो भारत की रेडस्मीयर, कुछ ये ऐसी दवाओं का क्या हो रहा है, नई दवाओं की क्या हो रही है, खोज हो रही है ना, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, विज्ञान पत्रकारिता में आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं नई दवाओं की खोज, ये सब किस में आ जाएगा, विज्ञान पत्रकारिता में आ जाएगा। सिर्फ मौखिक रूप से बता देता हूँ कि विज्ञान पत्रकारिता के लिए मुख्यतः आपको, क्योंकि इसमें देखो तकनीकी शब्दावली का प्रयोग होता है, कठिन शब्द होते हैं, तो आपको इस पत्रकारिता के अंतर्गत ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जो सरल हो, स्पष्ट हो और पाठकों को आसानी से समझ में आ जाए। तो ऐसी भाषा का आपको प्रयोग करना होगा, और विज्ञान के क्षेत्र का आपको ज्ञान होना चाहिए बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं, अंतिम है इस चैप्टर का भी और क्षेत्र का भी, कौन सा, अदालती पत्रकारिता। अब आपको ध्यान देना है, अदालती पत्रकारिता होती क्या है। देखो मित्रों, कोई भी अपराधी है, उसने कानून का उल्लंघन किया तो वो अपराधी कहलाया, और अपराधी बनने के पश्चात पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया, और पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके उसे अदालत में पेश किया गया, और अदालत में जो कार्यवाही हुई वो किसके अंतर्गत आ जाएगी, अदालती पत्रकारिता के अंतर्गत आ जाएगी। मोटे तौर पे अगर देखें तो वकीलों की बहस, जो जज होता है उसका फैसला या अदालत द्वारा दिया गया फैसला, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, अदालती पत्रकारिता के अंतर्गत आ जाएगा। तो मैं छोटे रूप में आपको बता देता हूँ, अपराध सिद्ध होने पर पुलिस द्वारा अपराधी को गिरफ्तार करना तथा अदालत में अपराधी पर की गई कार्यवाही से संबंधित समाचार किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अदालती पत्रकारिता के अंतर्गत आ जाएंगे। अदालती पत्रकारिता
के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें क्या हो सकता है, वकीलों की बहस, अदालत द्वारा दिया गया फैसला, ये चीज़ें आ जाएंगी इनके अंतर्गत। अगर बात करें तो ये इनके अंतर्गत आ जाएगी। देखो साथ साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अगर पूछ ले जानकारी तो वही कानून की, अदालत की प्रक्रिया जो भी अपनाई जाती है उसकी जानकारी होनी चाहिए, संविधान की जानकारी होनी चाहिए। और लास्ट में यही है कि एक गलत फैसला क्या कर सकता है, वो एक देश में उग्र आंदोलन को जन्म दे सकता है। उसी प्रकार अगर अपराध समाचार में देखें तो आप बिना प्रमाणिकता के किसी के प्रति क्या कर देते हो, अपराध सिद्ध कर देते हो, तो उसके ऊपर आपको मानहानि का जो मुकदमा है उसको सहन करना पड़ सकता है। तो इनमें ये चीज़ों की भी आपको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ये चैप्टर भी आपका पूर्ण होता है और उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है मित्रों। जय हिंद, जय भारत साथियों।